आज की हमारी पॉडकास्ट है पूरी तरह से फोकस करेंगे सीएपीएफ के छात्रों पर जिन्होंने सीएपीएफ की परीक्षाएं पास की हैं इस साल। खास करके जो हमारे पैरामिलिट्रीज हैं उनके लिए एग्जाम होती हैं, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ। आज हमारे इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रतीक वर्मा जी। 61वीं रैंक प्राप्त की है यूपीएससी की। इससे पहले कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे, अच्छे पैकेज पे थे। उसके बाद इतना कठिन दौर, इतनी कठिन नौकरी को चुनने के बारे में क्या कारण है? क्योंकि सबके माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा जल्दी सेटल हो जाए, लाइफ में आगे बढ़े। और ख़ासकर मुझे बहुत ही बुरा लगता था जब एक के बाद एक अटेम्प्ट होते जा रहे थे और मेरे दोस्त लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे थे। तो बिल्कुल सर, आपको हार के ही सीखना पड़ेगा। अक्सर लोग एक बार गिर जाते हैं तो उठना छोड़ देते हैं, बट आप जितनी बार उठते हैं वही डिफाइन करता है कि विनर कौन है और लूज़र कौन है। आपकी सोशल मीडिया पे पता चला कि आप 75 हार्ड चैलेंज को भी एक्सेप्ट किए। प्रतीक, तुम तो एकदम हीरो बन गए और ऐसा कर रहे हो। तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया ऑफ कोर्स कि आप बेकार में लाइमलाइट में आना चाहते हैं इसलिए सब कर रहे हैं। तो मुझे एक मोटिवेशन चाहिए था, एक जैसे आपको रीज़न ऑफ पुश चाहिए रहता है। तो मैंने सोचा ये 75 हार्ड चैलेंज एक वो पुश हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि एक टाइम लिमिट है, आपको वेट लॉस करना है और उसकी तैयारी भी करनी है, रनिंग की, लॉन्ग जंप की। तो आई थॉट ये एक अच्छा तरीका है। इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम भी इंस्टॉल किए हैं। बचपन में एक कविता पढ़ी थी, पुष्प की अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता को लिखा था। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे और पत्रकार थे। और कविता इस तरह से थी कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ पर जाएं मातृभूमि पर शीश निवाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। आज की हमारी ये जो पॉडकास्ट है ये इसी कविता से कुछ हद तक प्रेरित है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सेनाओं की, जब हम बात करते हैं सुरक्षा बलों की, जब हम बात करते हैं पैरामिलिट्रीज़ की, तो मेरे बचपन की कुछ यादों में से ये कविता एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि मुझे याद है कि मैं शायद क्लास 4th या 5th में रहा हूँगा जब मैंने ये कविता पढ़ी थी। और वो समय था जब 15 अगस्त होता था। मैंने अपनी पढ़ाई जो शुरू की थी वो हिंदी मीडियम से शुरू की थी। उस समय स्कूल और सेशंस जुलाई में शुरू हुआ करते थे और ये पहली कविता ही थी उस पाठ्य पुस्तक की। हमारे जो हिंदी के अध्यापक थे उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इस कविता को पूरी तरह से एक बाल मन में पूरी तरह स्थापित कर दिया था। उस कविता को पढ़ने के बाद अक्सर मेरे मन में हुआ करता था कि जो लोग सेनाओं में काम करते हैं, अर्ध सुरक्षा बलों में काम करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करते हैं या किसी भी और वर्दी वाली नौकरियों में काम करते हैं, उनके मन की मनोदशा क्या होती होगी, क्यों वो लोग इस कठिन फैसले को चुनते हैं, कठिन रास्ते को चुनते हैं। और फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पर अक्सर कई लोगों को यूपीएससी की तैयारी के बारे में सुना, आईएएस पीसीएस की नौकरी के बारे में सुना और फिर उसकी कठिनाइयों को भी देखा। इस दौर में कई ऐसे दोस्तों से मिलना हुआ जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, सिविल सर्विसेज की तैयारी की। आज जिस शख्स से हम बात करने जा रहे हैं वो इन दोनों माध्यमों, मतलब सेना की नौकरी, मतलब जिसे हम सेना की नौकरी नहीं, मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि मतलब सुरक्षा बलों की नौकरी, और यूपीएससी, दोनों का एक हम कह सकते हैं एक तरह से दोनों का एक जुड़ाव है उस परीक्षा में। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है न्यू जी इंडिया के इस विशेष पॉडकास्ट ज़िंदगी नामा में। और ये जो पूरा ज़िंदगी नामा का जो सफ़र होगा हमारा, हम पूरी तरह से फोकस करेंगे सीएपीएफ के छात्रों पर जिन्होंने सीएपीएफ की परीक्षाएं पास की हैं इस साल। यूपीएससी के द्वारा यह एग्ज़ाम कराया जाता है। हम सब जानते हैं यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं कितनी कठिन और कितनी जटिल होती हैं, जिसमें आपके एक तरह से मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक सभी स्तरों पे आपकी एक तरह से जांच होती है, आपकी एक तरह से एग्जामिनेशन होता है। और उसमें सीएपीएफ थोड़ा सा और कठिन परीक्षाओं में से एक है। सुरक्षा बलों के लिए, खास करके जो हमारे पैरामिलिट्रीज हैं उनके लिए एग्ज़ाम होती हैं, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी। इसके असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए जो युवा होते हैं उनकी वहाँ पे भर्ती होती है, अधिकारियों की भर्ती होती है। यूपीएससी इस परीक्षा को लेता है। और शारीरिक, चूँकि जब पैरामिलिट्री की बात है तो शारीरिक परीक्षा भी होगी, यूपीएससी की बात है तो एक तरह से कठिन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू भी होगा। आज हमारे इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रतीक वर्मा जी। प्रतीक वर्मा जी ने इस बार 61वीं रैंक प्राप्त की है यूपीएससी की सीएपीएफ एग्ज़ाम में। प्रतीक जी, पहला सवाल तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि सीएपीएफ
इसका ही रास्ता क्यों चुना? आपको क्यों लगा कि ये एक आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, या आपकी मंजिल ये है? क्योंकि मैंने आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि आप इससे पहले कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे, अच्छे पैकेज पे थे, उसके बाद इतना कठिन दौर, इतनी कठिन नौकरी को चुनने के बारे में क्या कारण है? क्योंकि यूपीएससी भी है और साथ में आर्म फोर्सेस की जो कठिनाई है वो भी है। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मंच दिया अपनी कहानी को व्यक्त करने के लिए, क्योंकि आजकल ऐसा कम ही अवसर मिलता है कि सीएपीएफ जैसी सर्विसेज को इतना बड़ा पोडियम मिल पाए। लोगों तक इसके बारे में नॉलेज कम है। मैं भी जब यूपीएससी का सफ़र शुरू कर रहा था तो मुझे भी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट जैसा कोई एग्ज़ाम है इसके बारे में बहुत ही लिमिटेड नॉलेज थी। बट हाँ, कुछ फ्रेंड्स और सीनियर्स ने मुझे इसके बारे में समझाया, अच्छा गाइडेंस दिया, तो मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज के साथ इस जॉब की भी तैयारी की जा सकती है, क्योंकि सिलेबस मोटा मोटा एक ही है और प्रेस्टीज, इसके साथ जो सोशल सर्विस का आपका एम है वो आपको सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो पद है वो भी बराबरी से देता है। जनरली लोगों को ये पता नहीं है कि आईएएस आईपीएस के अलावा भी कोई एक ऐसी फोर्स है या ऐसा पद है जिसके अंदर हो सकता है आपको उससे कम नहीं तो उसके बराबर तो रुतबा और पहचान, उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है लोगों की सर्विस करना, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो अब आता हूँ आपके सवाल पे कि ये कीड़ा मेरे दिमाग में कहाँ से आया। तो मैं बताना चाहूँगा सर कि मेरी मदर यूपी पुलिस में एक रेडियो सब इंस्पेक्टर के पद पे अभी कार्यरत हैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। उनकी एज काफ़ी हो गई है, अब उनके रिटायरमेंट को भी शायद 2-2.5 साल ही बचे होंगे। बट रोज़ मैंने उन्हें उसी इंटेंसिटी से अपनी वर्दी पहनते हुए देखा है। चाहे उनका एज के साथ आपको भी पता है बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, बट शी इज़ वेरी कमिटेड टू इट कि उन्हें रोज़ उसी इंटेंसिटी से ड्यूटी पे जाना है, पूरा जॉब जो भी टाइम अलॉटेड है उसको कंप्लीट करके आना है। और इससे प्रेरणा मिलती है कि घर को भी संभालना, उसके साथ देश को भी संभालना, ये एक प्रेरणा का स्रोत नहीं तो क्या है मेरे अकॉर्डिंग। तो हाँ सर, जैसे आपने बोला तो स्रोत तो वही रहा है। लेकिन मैंने जैसे पढ़ा आपके बारे में तो पाया कि आप आईसीएसई बोर्ड में 12th में AIR रैंक 6 था आपका। जी जी। तो इतना मेधावी छात्र इतने कठिन फैसले को क्यों चुनता है? मतलब मैं अगर एक तो बात ये तो है कि आपकी माँ इस फील्ड में ऑलरेडी थी, वो एक बेल्ट की नौकरी में थी, एक वर्दी की नौकरी में थी, तो वो प्रेरणा तो मिलता है। लेकिन फिर भी हम अक्सर देखते हैं ना, घर वाले हमें प्रेरित करते हैं कि नहीं नहीं कुछ आसान सी नौकरी चुनो, कोई जहाँ पे मोटा पैसा मिल रहा हो, जहाँ पर बहुत कमाई हो, या हम वाइट कॉलर जॉब जिसको कहते हैं। ट्रू ट्रू। तो आपके ऊपर ये दबाव नहीं था कभी? सर अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल भी दबाव नहीं था तो एक तरह से गलत होगा, क्योंकि सबके माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा जल्दी सेटल हो जाए, लाइफ में आगे बढ़े। और ख़ासकर मुझे बहुत ही बुरा लगता था जब एक के बाद एक अटेम्प्ट होते जा रहे थे और मेरे दोस्त लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे थे, उनकी शादियां हो रही हैं, उनके बच्चे होने लग गए, और मैं उसी एक 8x6 के कमरे में दिल्ली में बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई भी इवेंट अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, सबको सॉरी बोल रहा हूँ। लाइफ एक थम सी जाती है, बुरा अवश्य लगता है। पर हाँ, अगर आपका निश्चय और आपका जो संकल्प है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी इशू। आपके बुरे दिन आ सकते हैं बट आप कभी हार नहीं मानेंगे। लेकिन हम लोग जो ये कोचिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग तैयारी करते हैं, उन बच्चों को देखते हैं, उनके ऊपर एक बहुत दबाव होता है परिवार का, समाज का, कि आपको सफल होना है। खास करके यूपीएससी के छात्रों का। अभी एस्पिरेंट आई थी, हमने देखा जी जी जी। उस कहानी को कुछ हद तक तो निकाल के लाई, पर इससे ज़्यादा कठिन अनुभव होता है उन बच्चों का जो बहुत छोटी उम्र में इतना दबाव झेलते हैं जी। और अक्सर हमारे पास कुछ ही अटेम्प्ट हमारे हाथ में होते हैं और गलतियां होने के हमेशा चांसेस होते हैं हम सबके। हो सके आपका आखिरी मौका हो और आपसे कुछ चूक हो जाए जी। और आप उस मंजिल तक ना पहुंचे। मैं तो मानता हूं कि जो व्यक्ति हो सके वो कट ऑफ नहीं क्रॉस कर रहा, पर कट ऑफ के आसपास भी लोगों की में बौद्धिक क्षमता में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं होता है। एब्सोल्युटली। लेकिन परीक्षा एक हम कह सकते हैं कि गुड एवल है, मतलब हमको छांटना ही पड़ता है, कुछ लोगों को निकालना ही पड़ता है। ऐसे में आपने इस दौर में कितने दबावों को झेला और दबाव को झेलने के लिए क्या आपका अनुभव कैसे था? कैसे आप उन दबाव को झेलते थे? खासकर पारिवारिक दबाव हो, सामाजिक दबाव हो। अगर हम आजकल देखते हैं, आजकल तो पेरेंट्स थोड़ा कोऑपरेटिव हो भी रहे हैं, पर परिवार के और सदस्य हैं जैसे रिश्तेदार जिनको हम कहते हैं, उनका दबाव होता है, या शर्मा जी का बेटा जो हमारे उसमें बहुत फेमस कहावत है। तो वो दबाव कभी कैसे महसूस किया और उनको कैसे झेला, या आपके साथियों ने कैसे झेला उसको? सर दबाव तो अवश्य होता है, क्योंकि आप पे सबकी उम्मीदों का बोझ है।
इनफैक्ट जब मैं यूपीएससी भवन में इंटरव्यू के लिए गया और वो एक लाल लाइट जल रही थी, आपने 12th फेल में देखा होगा, जो हॉल होता है उसके बाहर एक लाल लाइट जलती है, जब आपका नंबर आता है तो वो लाल लाइट बुझ जाती है। तो जब मैं वो डोर के अंदर एंट्री ले रहा था तो चीज़ें फ्लैश ऑफ कर रही थी मेरे आँखों के आगे कि कैसे कैसे मैंने तैयारी की, किसने किसने मुझे जज किया, किसने मेरा साथ दिया। तो दबाव तो है, बट आपको हार के ही धीरे धीरे सीखने का मौका मिलता है। मैंने इतने फेलियर्स देखे, मैंने शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम ना हो जिसको ट्राई ना किया हो। ऑल्दो मेरा फोकस यूपीएससी के एग्ज़ाम्स पे ही था, बट मैं ज़रूर प्रयास देता था। इनफैक्ट मैंने एक बार पटवारी का भी पेपर दिया है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कहा कि जाके दे दो, तो मैं दे आया। क्या पंचायत से तो नहीं प्रेरित था ये? आजकल तो सर टीवी सीरीज़ ने हर एंगल को एक तरह से एक्सप्लोर कर ही लिया है, कोई एग्ज़ाम बचा नहीं है। जी, तो बिल्कुल सर, आपको हार के ही सीखना पड़ेगा। अक्सर लोग एक बार गिर जाते हैं तो उठना छोड़ देते हैं, बट आप जितनी बार उठते हैं वही डिफाइन करता है कि विनर कौन है और लूज़र कौन है। ओके, तो कीप ट्राइंग, कीप बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड अकॉर्डिंग टू। लेकिन फिर भी हम आप, चूँकि आप अब सफलता के मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपने वो दरवाज़ा पार कर लिया है, वो अंतिम पड़ाव पार कर लिया है। इतने जब हम पार कर लेते हैं उसको, उसके बाद दुनिया देखना अलग तरीके से। शायद मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जब मैंने 10th की परीक्षा पास कर ली तो उसके बाद मुझे उस गणित के सवाल बहुत आसान लगने लगे। मुझे लगा अरे ये गलतियाँ मैं कर रहा था, ये तो बहुत आसान सा था। जब मैं 11th में पहुँच गया, मैं 10th के वो सवाल मुझे बहुत सामान्य से लगते थे। तो आप जब इस परीक्षा को पास कर गए हैं और पास करने के बाद जब पीछे देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, जो कई आपके दोस्त साथी उसको नहीं पार कर पाएंगे, कई उस दबाव को भी नहीं झेल पाएंगे, उनके लिए अगर आप चाहें तो मतलब मैं चाहूँगा, क्योंकि मेरा बहुत फोकस है, मैंने अलग अलग स्टोरीज़ देखी हैं, कुछ लोगों से मिला भी हूँ, खास करके जो IIT की तैयारी कर रहे हैं, कोटा में जो स्थिति है इस समय बच्चों की मनोदशा पे, या मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, इलाहाबाद में, सीकर में, पटना में जो बच्चों पे दबाव होता है, उनके लिए क्या कहेंगे? खास करके सफलता तो एक बार मिल जाती है, उससे पहले जो दबाव होता है उसको कैसे झेला जाए? क्योंकि हम सबसे ये सवाल ज़रूर पूछते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है। तो आपका अनुभव क्या था? कैसे उस दबाव को झेलना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए उस दौरान? बिल्कुल सर, मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि अगर आपके ऊपर दबाव आ रहा है तो आप कुछ रास्ते हैं, कुछ तरीके हैं जिनको अपना सकते हैं। कुछ लोग फिज़िकल एक्टिविटी का सहारा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इस एग्ज़ाम में तो फिज़िकल और मेडिकल पहले ही होता है इंटरव्यू के, तो इसके अंदर तो बहुत ही आवश्यक है। पर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको 1.5-2 घंटे अपने शरीर पे ज़रूर देने चाहिए। उसके अलावा बहुत लोग होता है कि एकदम ही सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, दोस्ती नहीं बनाएंगे। सर, मेरा ये तरीका कभी नहीं था। इनफैक्ट आज ही मैं अपने दोस्तों से मिल के आ रहा हूँ जिन्होंने मेरी तैयारी में थोड़ी बहुत भी अगर मदद की हो, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उनको थैंक करूँ। तो आप ज़रूर कांटेक्ट बनाइए, हाँ एक लिमिट में रखिए, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे आप ह्यूमन बीइंग हैं, यू आर अ सोशल एनिमल। आपको किसी से तो अपना पेन, अपना प्रॉब्लम शेयर करना है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट यू कीप इट रिस्ट्रिक्टेड। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। मतलब मुझे भी ये लगता है, और ये सोल्यूशन हमारे सभी दर्शकों को भी देखना चाहिए एक तरह से, क्योंकि अगर आप एक तरह से अपना पूरी तरह मशीन में परिवर्तित कर देंगे तो संभव है कि आप जो आपके मन में जो भावनाएं हैं, जो आवेग है, जो गुस्सा है, जो एंजाइटी है, वो सब एक ऐसे दौर में पहुंच जाए जहां पर उसका एक तरह से उसका ब्लास्ट ही होगा। True. और फिर आप पूरी तरह से टूट जाते हैं। बिल्कुल सर, जैसा हम एस्पिरेंट के उस सीन में देखते हैं जो वो कैरेक्टर हैं जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, अभिलाष और मैं नाम बोल रहा हूँ शायद, जी। तो वो जो भैया हैं जिस कैरेक्टर के बारे में कहा जाता है, तो वो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की बहुत बड़ी मात्रा में उस तरह की स्थिति, मनोदशा में पहुंच जाते हैं वो। और जो आपने बताया कि मतलब कम से कम हमें एक मानव की तरह अपने दोस्त, यार, मित्र, अनुशासन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुशासन आपके लिए, अनुशासन पे मैं आऊँगा भी, आपकी जर्नी में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण रहा है, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि आपने बताया कि आपको ह्यूमन बीइंग की तरह रहना होगा, अपने वो मशीन में कन्वर्ट नहीं करना है, अन्यथा तो ये टूटन तो है ही, ये कठिन दौर तो है ही। तो आपने अनुशासन का ही बात किया, और मैं आपकी सोशल मीडिया पे पता चला कि मुझे आप 75 हार्ड चैलेंज को भी एक्सेप्ट किए जी। कुछ दिन पहले हमने देखा कि हमारे देश के PM भी अंकित बानपुरिया जिस मिले, जिन्होंने इस पर बहुत एक तरह से वो हेल्थ के इन्फ्लुएंसर रहे, मतलब उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। हरियाणा के एक छोटे से तबके से निकल के आप राष्ट्रीय पटल पे आते हैं,
तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया? 75 हार्ड के बारे में कहाँ से पढ़ा पहली बार और क्या है, मतलब दर्शकों उनको भी बताएं एक बार कि 75 है क्या और आपके लाइफ में कैसे आया? ऑफ कोर्स। तो सर जैसे आपने बोला ना अंकित जी हैं, और अंकित जी ने ही मुझे प्रेरित किया। इनफैक्ट उनकी मैं स्टोरीज़ देखता था, और कई बार न्यूज़पेपर तो खैर यूपीएससी के अंदर आपको पढ़ना ही पड़ता है, तो उसके अंदर मैंने देखा कि ऐसे एक पर्सन है जो ऐसा कुछ कर रहे हैं ट्राई। तो फिज़िकल राउंड हमारा होता है आफ्टर द रिटन। तो रिटन क्वालिफाई होने के बाद मेरा वेट कुछ बीएमआई से 8 केजीज़ ओवर वेट था मैं। और पढ़ाई में सर एक्चुअली थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है, ऑल्दो मैं रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करता था। तो आई वॉज इन द ट्यून, बट मुझे एक मोटिवेशन चाहिए था, एक जैसे आपको रीज़न ऑफ पुश चाहिए रहता है। तो मैंने सोचा ये 75 हार्ड चैलेंज एक वो पुश हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि एक टाइम लिमिट है, आपको वेट लॉस करना है और उसकी तैयारी भी करनी है, रनिंग की, लॉन्ग जंप की। तो आई थॉट ये एक अच्छा तरीका है। इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम भी इंस्टॉल किया इनफैक्ट। ओके। तो मैं सुबह शाम स्टोरी लगाता था। बहुत लोगों ने मोटिवेट किया कि अरे प्रतीक तुम तो एकदम हीरो बन गए और ऐसा कर रहे हो। तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया ऑफ कोर्स कि आप बेकार में लाइमलाइट में आना चाहते हैं इसलिए सब कर रहे हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव लगे रहते हैं। मेरा जो ध्येय था मैंने वो अचीव कर लिया, मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मतलब एक तरह से देखा जाए कई लोग कहते हैं सोशल मीडिया काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कर सकता है। ऑफ कोर्स ये हमारे हाथ में है, हम किसी चीज़ का सदुपयोग करें या दुरुपयोग। मेरे केस में मैंने सदुपयोग कर लिया। बहुत बेहतर सदुपयोग किया आपने। कभी इस पूरे चैलेंज में या पूरे जर्नी में कभी आपको नहीं लगा कि ये बहुत कठिन रास्ता चुन लिया है, छोड़ देना चाहिए, आसान था जहाँ मैं पहले सेटल था? हाँ, अपने दर्शकों के बार बताएं कि आपने अपनी एजुकेशन कैसे की, और पहले इस सवाल का जवाब ही ले लेते हैं आपसे कि आपको कभी लगा कि इसको छोड़ देना चाहिए, मेरी पुरानी लाइफ ज़्यादा आसान थी, ज़्यादा सफल था मैं वहाँ पे? सर 2023 में एक ऐसा समय ज़रूर आया था जब मुझे लगा कि मैंने एक गलती की थी, जब मैंने ऐसी सेटल्ड लाइफ और वेल पेइंग जॉब को छोड़ दिया। ऑल्दो सबने मना किया था मुझे, बट उस समय मेरे शायद सर पे एक जुनून सवार था, या आप कह सकते हैं जो भी रीज़न था। तो 2023 में जब रिज़ल्ट आया और मेरा CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में 2 मार्क्स से नहीं हुआ था प्रीलिम्स, और मेरा पेपर 1 में 2 मार्क्स से नहीं हुआ, तो पेपर 2 अच्छा करने के बावजूद भी मेरा चेक नहीं हुआ। तो बहुत डीमोटिवेटेड फील हुआ। इनफैक्ट आई वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग डाउन। मैं 2 दिन तक तो शायद किसी से बात भी नहीं कर रहा था कि क्या बोलूँ, माँ बाप को कैसे फेस करूँ, ऑल्दो दे वर ऑलवेज विद मी, बिसाइड मी। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। इनफैक्ट शायद मेरे दोस्त का ही कॉल आया था। हिज नेम इज़ मिस्टर सुयश त्रिपाठी। तो वो प्रयागराज से भागते हुए आए मेरे पास, सिर्फ इसीलिए कि मैं इस प्रिपरेशन को छोड़ ना दूँ। उन्होंने बात की, तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि दोस्तों का बहुत हाथ रहा है, और ये करना बहुत ही गलत है कि आप सबसे कट ऑफ कर लें। मेरे दोस्त ने ही मुझे प्रिपरेशन छोड़ने से रोका, मोटिवेट किया। उसी वजह से आज मैं इस पोडियम पर बैठा हुआ हूँ। हो सकता है मैंने छोड़ दिया होता, वापस मैं कॉर्पोरेट लाइफ में चला गया होता, या कुछ अपना स्टार्टअप कर रहा होता, या कुछ और कर रहा होता, बट पब्लिक सर्विस उस तरह से नहीं कर पाता जिस तरह मेरा ध्येय था, जिस तरह मेरा एम था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके लाइफ में ऐसे लोग रहें जो हमेशा आपके लाइफ में पिलर्स की तरह एक्ट करें। एंड यू कैन फाइंड दोज पिलर्स एवरीवेयर। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, योर गर्लफ्रेंड कैन ऑल्सो बी देयर। बहुत लोग उसको भी बुरा मानते हैं, बट आई थिंक अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। नहीं, मतलब किसी के व्यक्तिगत रिश्ते अलग अलग पहलुओं पे होते हैं, और मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई नहीं है, एटलीस्ट हमारे समाज में तो नहीं है। फिर भी मैं आगे जाना चाहूँगा, जैसे कोई जब आप अपनी लाइफ में पीछे देखते हैं, आपको लगता है कि एक बार हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि आपकी जर्नी कैसे रही, 12th कहाँ से किया आपने, और उसके ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट किया, और क्या कर रहे थे इस तैयारी से पहले आप? जी सर, श्योर। तो मैंने 2014 में सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज लखनऊ से ही अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई की है। ओके। ICSE बोर्ड था और काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बोला भी था। काफ़ी प्राउड मोमेंट था उस समय, पेपर वगैरह में नाम आया तो एक रैंक 6 ऑल इंडिया रैंक से 97.75%। और आपका PCM था? जी, PCM था। और आई वॉज ऑल्सो साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग फॉर JEE एग्जाम। ओके। तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, सोसाइटी में एक प्रेस्टीज मिलने लग गई। तो ये भी था कि हाँ, एक स्टूडियस लड़का है कॉलोनी में, तो सबकी नज़रें भी आप पे होने लगती हैं। तो आप वो शर्मा जी के लड़के थे? मेरे बगल में शर्मा जी अवश्य रहते थे। अच्छा। तो सर फॉर्चुनेटली गाइडेंस अच्छी मिली आई वुड से, तो मार्क्स अच्छे आ गए।
तो उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया। मेरा एक्चुअली ह्यूमैनिटीज़ की तरफ भी थोड़ा रुझान था, तो नॉर्थ कैंपस मुझे किरोड़ीमल में जोग्राफी ऑनर्स अलॉट हुआ। कुछ दिन मैं गया, मुझे अच्छा लगा, बट आई थॉट कि वो कनेक्ट नहीं फील हो रहा है। मे बी वो लेवल ऑफ टीचिंग या टाइप ऑफ टीचिंग, या हो सकता है मेरा ही इंटरेस्ट नहीं था। NIT रायपुर मिल गया JEE से मुझे। ओके। वहाँ मैंने फिर NIT में तो स्विच आर्ट कर से लिया। पहले आप साइंस से आर्ट में आए और फिर आर्ट से फिर से ह्यूमैनिटी से उस पे गए। जी। आर्ट मतलब ह्यूमैनिटी से फिर से आपने ज्योग्राफी से वो पकड़ लिया। अच्छा, तो जर्नी काफ़ी जिगजैग रही। और आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हमारा माइंड ही ऐसा है, ह्यूमन माइंड ही ऐसा है, हमको सब कुछ अच्छा लगता है। और बीइंग एन ऑलराउंडर इज नथिंग बैड। इनफैक्ट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फ्यूचर में कि अगर आप सब चीज़ में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं हमेशा से वैसे रहा हूँ, क्यूरियस रहा हूँ, सब कुछ पढ़ने का मन करता है, सब कुछ जानने का मन करता है। कुछ भी खोल दिया, कुछ भी बना दिया, दग गया वो अलग बात है। तो NIT रायपुर में 4 साल बहुत ही अच्छे रहे, सुखद रहे। मैंने कई जगह इंटर्नशिप भी की, DRDO गया, भिलाई स्टील प्लांट में इंटर्नशिप की। मेटलर्जी में मैं था, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। मेटलर्जी ब्रांच थी जी। चाइना भी गया एक प्रोग्राम के अंडर इंटर्नशिप में, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम निंगवो के अंडर। ये कौन सा एक्सचेंज प्रोग्राम था? इसका नाम ISEC था। और इसके अंदर आपको रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर प्रोजेक्ट्स वगैरह करने का मौका मिलता है अलग अलग कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। तो हम लोग की टीम में अराउंड 15-16 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम नीदरलैंड्स, पेरिस एट्सेट्रा। ओके। तो काफ़ी एनरिचिंग जर्नी रही। बीटेक के टाइम में बहुत कुछ सीखा, दोस्तों से सीखा। कैंपस प्लेसमेंट लग गया और हमारे ब्रांच की बेस्ट रिक्रूटर वेदांता एल्युमिनियम एंड पावर हुआ करती थी। वहाँ सबसे अच्छा पैकेज था। मुझे अभी भी याद है जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था तो मैंने घर पे कॉल किया और बोला आप घर में 3 कमाने वाले हो गए। अच्छा। मदर फादर ऑफ कोर्स बहुत प्राउड फील करते हैं, वो भी एक मोमेंट होता है लाइफ का। जॉब में गया। जॉब में सर एक्चुअली क्या है कि मेरा जो डिपार्टमेंट था उसे पोर्टलैंड डिपार्टमेंट कहते हैं। वहाँ मेन एल्युमिनियम का प्रोडक्शन होता है। ओके। क्या वहाँ पे पिघलाया जाता है उसे? जी, एल्यूमिना से एल्युमिनियम बनाया जाता है। तो एवरेज शॉप फ्लोर टेम्परेचर 55-60 डिग्री के बीच होता है। जो पॉट टेम्परेचर है जहाँ बन रहा है अराउंड 960 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो काफ़ी हार्श इन्वायरमेंट है। बट हाँ, कैरियर ग्रोथ अच्छी है, फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पे स्केल भी अच्छा है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। आपको घर वर मिलता है, बढ़िया आप रहिए, सेटल हो जाइए, सबसे अच्छा है। तो बट मेरे लाइफ की फिलॉसफी नेवर सेटल ही रही है आई गेस। तो मैं आगे बढ़ा, मुझे लगा कि हाँ जॉब की 1-1.5 साल किया, फिर लगा कि कुछ सीखने को ज़्यादा नहीं मिल रहा है। कोविड का टाइम था, घर पे भी थोड़े इश्यूज चल रहे थे, तो आई थॉट कि अभी सही समय है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। मैं लखनऊ शिफ्ट हो गया। फिर दिल्ली आया। दिल्ली में थोड़ी बहुत कोचिंग ली जनरल स्टडीज़ की, सिविल सर्विसेज की। कहाँ से? दिल्ली में करोल बाग में एक इंस्टीट्यूट है नेक्स्ट IS, वहाँ से मैंने जनरल स्टडीज़ की कोचिंग ली है। और मैं ये कहूँगा कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ने से तो नहीं हो सकता है। आपको अलग अलग सोर्सेज रिफ़र करने पड़ते हैं। कई सारे फ्री रिसोर्सेज मैंने रिफ़र किए, कुछ अदर क्लासेस लगाई। आपको धीरे धीरे वो जो पज़ल है उसको सॉल्व करना है। UPSC के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो जो मिसिंग पीसेज हैं वो बोर्ड के आपको ढूंढने पड़ेंगे। वो आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, या फिर आपको इंडिया ईयर बुक से मिल सकता है, किसी पर्टिकुलर कॉलेज या किसी के नोट्स से मिल सकता है, इग्नू के नोट्स से मिल सकता है। बट आपको अपने जो प्रिपरेशन है उसे फुल प्रूफ करना है, कोई कसर छोड़नी नहीं है। अगर आपने एक भी कसर छोड़ दी UPSC वहीं एक्सप्लॉइट करेगी आपको। सो इट हैज़ टू बी फुल प्रूफ प्रिपरेशन, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन इट। प्रीवियस ईयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इनफैक्ट UPSC के जितने एग्ज़ाम हैं सारे के प्रीवियस ईयर लगाए, उसके ऑप्शंस तक एनालाइज किया और मल्टीपल टाइम रिवीजन किया। तो कुछ यही टैक्टिक्स है और यही जर्नी रही है। फिर मैंने मास्टर्स भी ज्वाइन कर लिया लखनऊ यूनिवर्सिटी में, ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी से थोड़ा जुड़ाव ज़्यादा रहा मे बी। अभी रिसेंटली मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एज रिसर्च स्कॉलर ज्वाइन कर रखा हूँ अंडर डॉक्टर अनुपम पांडे सर। तो मैं अपनी PhD भी कर रहा था बिकॉज मुझे लगा कि हाँ किसी ना किसी तरह से देश के लिए प्रोडक्टिव काम करना है। अब लास्ट अटेम्प्ट था, नहीं होता तो उसको करता, शायद कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर रहा होता, उससे भी देश का फ्यूचर ही सिक्योर करता। इस तरह मौका मिला है वर्दी में देश के लिए कुछ करने का, इसमें और अच्छा कर सकता हूँ। तो इट वाज ऑलवेज इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। जैसे कई युवा होते हैं, छात्र होते हैं जो यूपीएससी के भंवरजाल, मतलब भंवरजाल नहीं पर सिलेबस तो क्लियर है पर बहुत लेंदी लगता है। जब उसको खोलते ये परत दर परत बढ़ते जाता है।
कोई अगर इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, उसको आप छोटे में बताना चाहें कि कैसे शुरुआत करना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपके अनुभव के हिसाब से क्या है? सर, तो ये इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी प्रिपरेशन किस स्टेज पे है। अगर आप बिगिनर हैं, आपने अपने स्कूल डेज में बहुत अच्छे से वर्क नहीं किया हुआ है, तो आपको एनसीईआरटीज़ और ऑल पे फोकस करना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग छठी से पढ़ते हैं, जिनकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे रही है, अच्छे स्कॉलर रहे हैं हमेशा स्कूल टाइम्स में, कॉलेज टाइम्स में, तो आप 10वीं 11वीं 12वीं की एनसीईआरटीज़ पढ़ लीजिए। उसके बाद कुछ बेसिक्स बुक्स आती हैं, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री के लिए सभी को पता है। एंशंट वगैरह के लिए आपको कुछ कुछ स्पेसिफिक बुक्स और मेडाइवल के लिए पढ़नी है। तो जो चीज़ बेसिक टॉपर्स बोलते हैं या आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, वो तो आपको करनी ही है। उसके अलावा कुछ एडिशन में ये बोलना चाहूँगा कि आपको पेपर रीडिंग की हैबिट, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट एज अ हॉबी रखनी चाहिए। इनफैक्ट मेरी आदत थी कि रात को मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। लोगों की आदत होती है तड़के सुबह भोर में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता था सुबह एक स्टडी का प्रोडक्टिव टाइम है, मैं रात में पढ़ लेता हूँ। तो अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं। PYQs पे वर्क किया, बहुत हार्ड वर्क किया, राइटिंग की बहुत ज़्यादा। बहुत लोग पेपर 2 की तैयारी नहीं करते हैं, बोलते हैं सिर्फ पढ़ लिया, फॉर्मेट आता है तो प्रेस ही लिख लेंगे। ऐसे नहीं होगा, आपको कलम और कॉपी घिसनी ही पड़ेगी। मेरे पास आई थिंक 2-3 किलो तो सिर्फ नोटबुक्स हो गई हैं, जिसमें मैंने सिर्फ पेपर 2 की प्रैक्टिस कर रखी है। ओके। कई सारी रिफ़िल हो गई हैं, 500 रिफ़िलें हो गई हैं जो मैंने कलेक्ट करके रखी हुई हैं। आप बोलेंगे तो मैं फ़ोटो आपसे अवश्य शेयर करूँगा, शायद किसी को मोटिवेशन मिल जाए उससे। बट पेपर 2 में बहुत लोग कंप्लेन करते हैं पेपर छूट गया, कंप्लीट नहीं हुआ। जब आप कॉपी कलम का यूज़ नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। तो एक तरह से हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा, आप कोई स्मार्ट वर्क नहीं है इसमें। स्मार्ट वर्क भी है सर। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क गो हैंड इन हैंड। ओके। दे आर नॉट टू सेपरेट फिनोमेनास, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके। आपको अपनी मेहनत को स्मार्टली करना है। हाँ, मैं शायद गलत शब्द चुन लिया, मुझे कोई शॉर्टकट नहीं है, जी, मतलब ये कहना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, पर कोई शॉर्टकट आप अपना लें ऐसा नहीं संभव है। जी। डेफिनेटली यूपीएससी के जो छात्र होंगे वो इस बात को बेहतर जानते हैं। जब आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होता है, जब आप पहली बार आपको पता चलता है कि आप वर्दी पहनने वाले हैं, तो वो कल्पना कैसी होती है, वो अनुभव कैसा होता है? एक बेल्ट की नौकरी करना, वर्दी की नौकरी करना, आपने तो खैर अपने माँ को अपने बचपन से देखा है, पर फिर भी एक आपने खुद के शरीर पे वो पहनने जाना, उन तमकों को देखना, उन स्टारों को देखना, वो बेल्ट की नौकरी, कैसा अनुभव रहा पहली बार जब आपको पता चला आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया? और कब पता चला, किसके माध्यम से पता चला? तो सर इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। सुबह से बात चल रही थी, गलियारों में बात चलने लगती है, उड़ने लगती है कि आज रिजल्ट आ रहा है। सुबह से ना खाया जा रहा है ना पिया जा रहा है, बार बार मोबाइल देख रहे हैं। शाम के लगभग 6:30-7 बज रहे होंगे। उस समय आप लखनऊ में थे? जी, लखनऊ में था। परिवार के साथ थे? जी, मेरी मदर जस्ट ड्यूटी से आई थी और वो मेरे साथ ही बैठी थी, ढांढस दे रही थी। मेरे फादर मंदिर में बैठे हुए थे। अच्छा। वो थोड़े इमोशनल टाइप्स हैं, तो उनको ये सब में बहुत देखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो पूरे टाइम हाथ जोड़ के मंदिर में बैठे हुए थे। 7 बजे का टाइम था और मैसेज आया ग्रुप में कि शायद रिज़ल्ट आ गया है, एक PDF आई। उस समय फेक रिज़ल्ट PDF का भी एक नया दौर चला था। तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाद देखता हूँ। तब तक मेरे एक फ्रेंड हैं श्री रोहित वर्मा, उन्होंने भी मेरे साथ तैयारी की और 224वीं रैंक लाई है। तो उन्होंने ग्रुप में मैसेज लिखा, प्रतीक भैया 61। और मैंने ये नोटिफिकेशन में पढ़ा और मैं काँपने लग गया। तो आई थॉट कि कोई और होगा, तब तक मैसेज उन्होंने डिलीट कर दिया। तो आई वॉज सर्टेन कि वो कोई और था, इसीलिए शायद उन्होंने डिलीट किया। फिर धीरे धीरे मैंने हिम्मत जोड़ के PDF खोला, एक एक करके रोल नंबर टाइप किया, 260 ऐसे करके। कई बार गलती हो गई, इतना हाथ काँप रहा था। 3-4 अटेम्प्ट के बाद खैर, तो फिर पहले इंसान अपना नाम देखता है, फिर उसके बाद देखता है कि हाँ भाई रैंक क्या आई। फॉर्चुनेटली मेरा नाम भी था और रैंक भी काफ़ी अच्छी आ गई, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होपफुली मिल भी जाएगी मुझे। तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। मेरे मदर फादर तो खैर इमोशनल हो गए काफ़ी, और मैं तो वहाँ पे बैठ गया 10 मिनट के लिए। मैंने किसी से कुछ बात नहीं की। मुझे अपने पुराने सारे स्ट्रगल्स सब कुछ याद आने लग गए, और वहीं अंदर से एक खुशी भी हो रही थी कि जो करना चाहता था फाइनली अचीव किया, और अच्छा करूँगा जीवन में। इस बात की एक मोटिवेशन मिली कि मेरे अंदर वो काबिलियत है। आपने बोला बहुत अच्छी रैंक मिली। CAPF में आप, चूँकि आप सच में 61 रैंक पे हैं, तो आप चुन सकेंगे विभाग कौन सा लेना है, कौन सा। एक तो CAPF में कई डिपार्टमेंट होते हैं, लोगों को पता होना चाहिए कि BSF, CISF, CRPF, SSB,
कुछ हद तक एनएसजी के लोग भी इस असिस्टेंट कमांडेंट के पद के माध्यम से, इस एग्ज़ाम के माध्यम से जाते हैं। तो आपकी प्रेफरेंस कौन सी होगी, कौन सा आपका पसंदीदा है इस फोर्स में से? कौन सा फोर्स आपको पसंद ज़्यादा है? ऑफ कोर्स सर, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ है। और मैंने इसलिए इसको चुना है क्योंकि मैंने अपने सीनियर्स और ऑल को भी देखा है। इनफैक्ट जो वेदांता का सेसा गोवा का प्लांट है, वहाँ भी सिक्योरिटी में सीआईएसएफ हमेशा तत्पर रही है। तो सीआईएसएफ का मैंने देखा है कि सर उसके अंदर एक पब्लिक इंटरेक्शन का आपका ज़्यादा स्कोप है। मतलब डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट उसी फोर्स में है। भारत के ग्रेजुएट जितने सबसे ज़्यादा हैं, वो चाहे सैनिक हों, अधिकारी हों, वो सीआईएसएफ में हैं। और भारत की बहुत ही परिष्कृत फौज है सीआईएसएफ। औद्योगिक सुरक्षा, एयरपोर्ट की सुरक्षा, मेट्रो की सुरक्षा, और बहुत ही कमाल का काम कर रही है। इवन केवल गवर्नमेंट प्रतिष्ठानों को नहीं, जो प्राइवेट संस्थान है, जैसे आपने बताया वेदांता में भी सीआईएसएफ की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो देश की इकॉनमी के ग्रोथ में, देश की एक तरह से बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और उसको सुरक्षित बनाने में सीआईएसएफ का बहुत योगदान है। तो आप सीआईएसएफ ज्वाइन करने वाले? जी बिल्कुल। ओके। मेरी आशा तो यही है कि मुझे मिल जाएगी। जी। बाकी देखते हैं। बाकी मुझे सारी फोर्सेस सर, सारी फोर्सेस से बराबर लगाव है। कहीं भी मुझे देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। जी। आई एम ऑलवेज हैप्पी फॉर इट। ये दौर हो गया कि यूपीएससी की तैयारी, आपके पुरानी जर्नी, वेदांता और पढ़ाई, सब कुछ। अगर एक बार को मान लीजिए कि आप ये सब ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते जीवन में? अगर वो वेदांता ना होता आपकी, तो क्या आप बनना चाहते अगर आप समय होता जीवन में? सर ये तो काफ़ी कठिन सवाल है उत्तर देने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा से ही थोड़ा एक्सप्लोरेटिव टाइप का रहा हूँ। इनफैक्ट यूपीएससी में जो मेरा सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था, उन्होंने मुझ पे एलिगेशन भी लगाया कि तुम कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन के लिए करते नहीं हो, देश के रिसोर्सेज वेस्ट करते हो सिर्फ। बट ऑफ कोर्स उनका रीज़न ये रहता है कि वो प्रेशर आप पे बनाना चाहते हैं। सो माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन सच कि सर मैं किसी भी फील्ड में जा सकता हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकता था, मैं वापस से कॉर्पोरेट फील्ड में जा सकता था। उसके अलावा मैं स्टार्टअप की फील्ड में भी बहुत इंटरेस्टेड रहा हूँ। मैं कॉलेज टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप सेल का ओवरऑल कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ। तो मेरा हर तरफ रुझान है। आपने फुटबॉल भी खेला है? जी, मैंने फुटबॉल भी खेला है स्टेट लेवल पे। इनफैक्ट 42nd माधवराव सप्रे इंटर कॉलेज लेवल का जो टूर्नामेंट होता है छत्तीसगढ़ में, वहाँ हम लोग की टीम रनर्स अप रही थी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग फाइनल में हार गए, काफ़ी दुख हुआ। बट हाँ, क्या खेलते थे आप? मैं आई प्लेड एज अ गोलकीपर हमेशा से। मतलब मैं 12 साल का जब था तब से मैंने एक्चुअली, मेरा रिवर्स धोनी रहा है। मैं पहले क्रिकेट खेलता था, कीपर था वहाँ पे। तो मुझे थोड़ा कीपिंग का आइडिया वहाँ से लगा। बट मुझे लगता था कि क्रिकेट में तो बॉल ही नहीं आती है। तो मतलब प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड जो क्रिकेट फ़ैन है, मैं भी एक क्रिकेट फ़ैन हूँ। तो फिर उसके अंदर सोचा फुटबॉल जाता हूँ, वहाँ मज़ा ज़्यादा आता है। तो फुटबॉल खेला, अच्छा लगा। और एक जो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उसके अलावा टीम स्पिरिट है, वो भी फुटबॉल से आपको बहुत सीखने को मिलता है। तो आई कुड हैव बीन एनीवेयर, और मैं हर जगह खुश रहता, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट हाँ, यूनिफॉर्म्ड जॉब मिल गई, उससे बढ़िया तो कुछ नहीं, सोने पे सुहागा है। अगर मतलब मैं आसान समझ बोलूं, इस दौरान आप अपने लिए मनोरंजन के लिए क्या करते थे? मतलब लखनऊ रहे, काफ़ी विविध शहर है, मतलब कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसका बहुत लंबा हिस्ट्री है, इतिहास है, खाने पीने की काफ़ी चीज़ें हैं। तो लखनऊ में क्या पसंद है आपको? अरे सर, आपने तो मुंह में पानी ला दिया। सर लखनऊ में तो सर, लखनऊ की जो नवाबी है वो बहुत फेमस है। और लखनऊ में एक कहावत है कि लखनऊ के जो नवाब हैं वो कबाब है बहुत फेमस है। और उसके अलावा मैं एक चाय की टपरी हो और अपने 2-4 बाकायद दोस्त हों, तो उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए अपना स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए। उसके अलावा मैं थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी, जिमिंग एंड ऑल में भी इन्वॉल्व था, मुझे अच्छा लगता था। कभी कभी रनिंग चला जाता था। कुछ नहीं मिलता तो अपने माँ बाप से बात करता था। रात में 1 घंटा बैठा हूँ, आराम से सिर्फ बात कर रहा हूँ, वो भी पढ़ाई की नहीं, कुछ रैंडम बातें, उनकी प्रॉब्लम शेयर करना, मम्मी के ऑफिस के इश्यूज सुनना। और जब कुछ नहीं मिलता था तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसमें भी बहुत मज़ा आता है। बट हाँ, उसको आप हॉबी की तरह करिए, उसको आप सिलेबस की तरह मत करिए, तब आपको मज़ा आएगा। तब आपको मज़ा आएगा जी। हम लोग अपने इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में हैं, तो मैं आपको चाहूँगा कि लंबी जर्नी रही आपकी पढ़ाई की, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड रहा, आप एक मिलिट्री असिस्टेंट भी रहे, लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव तो लाइफ में आया ही होगा।
इस पूरे जर्नी को अगर आप कुछ शब्दों में बयां करना चाहें तो क्या होंगे? कुछ शब्दों में बयां करना हो तो सर इसके लिए 2 शब्द यही रहेंगे कि रेजिलियंस एंड परसिस्टेंस। रेजिलियंस इसलिए कि हार नहीं मानी, हमेशा गिर के खड़ा हुआ, और परसिस्टेंस मतलब एफर्ट हमेशा डालता रहा। बहुत लोग सिर्फ नाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में रुके हुए हैं, रूम में रह रहे हैं, घर से पैसा आ रहा है, और खुद से ऑनेस्ट नहीं है। खुद से ऑनेस्टली पूछिए कि आपने जो टारगेट दिन के बनाए, हफ्ते के बनाए, वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। अगर वो आप कर रहे हैं डिलीजेंटली तो आपको सक्सेस मिलेगी। हो सकता है जो आपने टारगेट किया हो उसमें ना मिले, कोई अल्टरनेटिव प्लान बी में मिल जाए, भगवान ने कोई और रास्ता चुना हो, पर आप सफल ज़रूर होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग सर यही कुछ शब्दों में मैं बयां कर सकता हूँ अपनी इस जर्नी को। काफ़ी खूबसूरत जर्नी है और आगे चलेगी भी खूबसूरती से, आई एम श्योर। देश भर में बहुत सारे परीक्षाओं की तैयारी छात्र करते हैं, वो चाहे यूपीएससी हो, आईआईटी हो, एसएससी हो, बैंक्स के हों, और बहुत छात्र दौड़ते भी हैं। तो एक हम जाते जाते एक आप चूँकि आपने वो पड़ाव पार कर लिया है, तो वो नए युवा जो इस दौड़ में फिर से आएंगे, ये तो रेस चलेगी, ये तो जीवन जब तक चलेगा इस तरह से कॉम्पिटिशन्स होंगे, एग्जाम्स होंगे, उनके लिए कुछ चीज़ें जो आपने स्टार्टिंग में भी बताया कि मानवीय मूल्य और मानवीय गुण जो आपके हैं उसको बचा कर रखें, उस तर्ज पे ही वो एक एक तरह से आखिरी तो नहीं, लेकिन एक तरह से आपको वो संदेश जो आप देना चाहें अपने लोगों को, कि ताकि उनकी जर्नी थोड़ी सी आसान हो सके आपके अनुभवों से समझते हुए। तो सर मैं जो भी मेरे जूनियर्स हैं या जो भी मेरे सीनियर्स हैं उनको यही एक एडवाइस दूंगा हम्बली कि देखिए, जीवन एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम इज़ जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। बहुत लोग लाइफ में गलत डिसीजंस ले लेते हैं आफ्टर फेलियर्स। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपका कोई घर पे इंतज़ार कर रहा है। एक अब्राहम लिंकन की कहानी भी है, शॉर्ट में बताऊंगा, कि वो सेनेट में गए या पार्लियामेंट में वहाँ की यूएस के गए तो उन पे सब हंसे कि देखो शू स्मिथ कॉबलर का लड़का आ गया। तो ही सेड कि मेरे फादर ने मुझे एक शिक्षा दी थी कि कॉबलर रहो, जूता बनाने वाला भी रहो, तो जो तुम्हारा सिटी है उसमें टॉप का जूता बनाने वाला रहो। तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें बेस्ट रहिए। आप अगर बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप एम कीजिए AIR-1, तब आपकी रैंक लगेगी। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी तैयारी कीजिए कि आपको लगे सर्टेनली कि हाँ मेरा नाम ही AIR-1 में आने वाला है। उस लेवल की तैयारी करिए। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए 10 पेपर दे देना कि हाँ पापा ने बोला था, मम्मी ने बोला था, तो सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इज़ just losing on the plot and being distracted. Stay focused, stay humble, keep working hard. I am sure you all will gain success. और सबसे बेहतर आपने जो स्टार्टिंग में बताया कि आपको अपने मानवीय गुण को बचा के रखें जी, आप मशीन ना बन जाएं, बिल्कुल मानव बने रहें। और इस दबाव को झेलने का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मुझे लगता है, प्रतीक से बात करके मुझे ये समझ में आया कि आप अपने मानवीय गुणों को बनाए रखें, आप लोगों से मिलें, दोस्ती करें, जो एक सामान्य मानव के गुण होते हैं उनको पालन करें, पर अनुशासन जो उन्होंने 75 हार्ड चैलेंज के माध्यम से दिखाया, अनुशासन और अपने मानवीय गुणों के साथ आप डेफिनेटली एक सफलता को प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ आपने हमारे लिए समय दिया प्रतीक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न्यूजी की टीम की तरफ से आपको आपके आने वाले नौकरी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि आप इस देश के लिए एक कुछ बेहतर मुकाम हासिल करेंगे और कुछ बड़ी सफलताओं के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे आपके साथ जल्दी ही। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद न्यूजी के इस खास पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमारा ये सीरीज कैसा लग रहा है, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और आने वाले समय में हम आपसे इस तरह से कुछ नए साथियों के साथ, कुछ नए इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ ज़िंदगीनामा के इस सफ़र में मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।